हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर देखेंगे जो क्लास 10th हिंदी का होगा। आपका जो बोर्ड पेपर होने वाला है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे। तो पहले देखिए, सबसे पहले आपको अपठित पद्यांश टाइप की चीजें मिलेंगी। अब इस गद्यांश में आपको क्या बताना है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों को बताना है। तो पहले इस पद्यांश गद्यांश को पढ़ लेते हैं। आज के डिजिटल युग में जहाँ सूचना हमारी उंगलियों पर है, वहीं एक बड़ा खतरा भी छिपा है, डिजिटल निरक्षरता। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मिल गया, डिजिटल इलिटरेसी या निरक्षरता। डिजिटल साक्षरता का अर्थ केवल या स्मार्टफोन चलाना नहीं, बल्कि इंटरनेट पर उपलब्ध सूचना की सत्यता को परखना, ऑनलाइन खतरों से खुद को, देखिए जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हुआ करे उसको आप अंडरलाइन जरूर कर लिया करिए, खुद को सुरक्षित रखना और डिजिटल उपकरणों का रचनात्मक उपयोग करना भी है। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे कुछ भी साझा कर देते हैं, जिससे अफवाहें फैलती हैं। तो अफवाहों पे एक लगा लीजिए, ठीक है। और सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। ऑनलाइन फ्रॉड, देखिए ये भी बहुत खतरनाक चीज है। साइबर बुलिंग, डेटा चोरी जैसी समस्याएं भी डिजिटल निरक्षरता का ही परिणाम है। हमें यह समझना होगा कि इंटरनेट एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसका उपयोग विवेक और जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए। स्कूलों और सामाजिक संस्थाओं को इस दिशा में पहल करनी चाहिए। पाठ्यक्रम में डिजिटल नागरिकता और ऑनलाइन सुरक्षा जैसे विषयों को शामिल करना आवश्यक है। तो दो बातें करी गई, डिजिटल नागरिकता और ऑनलाइन सुरक्षा की बात करी गई। हमें अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों को भी डिजिटल दुनिया बड़े बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिजिटल दुनिया के खतरों से आगाह कराया जाए और उन्हें सुरक्षित तरीके से तकनीक का उपयोग करना सिखाना चाहिए, ठीक है। एक सच्चा डिजिटल नागरिक वह है जो तकनीक का उपयोग अपने और समाज के विकास के लिए करे और किसी विनाश के लिए नहीं, ठीक है। मतलब विनाश के लिए ना करे और किसके लिए करे, समाज के विकास के लिए करे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, डिजिटल साक्षरता का अर्थ केवल कंप्यूटर और स्मार्टफोन चलाना है। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला दिया गया, डिजिटल साक्षरता का अर्थ केवल कंप्यूटर और स्मार्टफोन को चलाना है, बिल्कुल गलत है। अफवाहें फैलाने का एक मुख्य कारण सूचना को बिना परखे समझकर करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और सेकंड में देखिए कि थर्ड क्या कह रहा है, परिवार के बुजुर्गों को डिजिटल सुरक्षा सीखना सिखाना आवश्यक नहीं है। तो आवश्यक तो है ही है, तो ये गलत है। इंटरनेट का उपयोग विवेक और जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए, ये भी बात सही है। तो इसमें सेकंड और फोर्थ जो ऑप्शन है वो सही है, जो कि ग हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फिर से कुछ कथन दिए गए हैं। जैसे कथन दिया गया, पाठ्यक्रम में डिजिटल नागरिकता और ऑनलाइन सुरक्षा जैसे विषयों को शामिल करना आवश्यक है। तो बिल्कुल आवश्यक है। अगले में क्या कहा गया है, डिजिटल नागरिकता और सुरक्षा की समझ से लोग ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर बुलिंग जैसे समस्याओं को स्वयं से बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखिए इसमें कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसमें ग वाला सही हो जाएगा कि कथन भी सही हो गया, कारण भी सही हो गया और कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। गद्यांश के अनुसार डिजिटल निरक्षरता का एक प्रमुख परिणाम क्या है। तो अगर डिजिटल निरक्षरता होगी तो इससे क्या होने वाला है। पहला दिया गया, सामाजिक सौहार्द का बढ़ना नहीं, ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर बुलिंग, ये बिल्कुल ठीक है। तो ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है, साइबर बुलिंग हो सकती है। डिजिटल निरक्षरता को दूर करने के लिए कौन-कौन से 2 उपाय गद्यांश में सुझाए गए हैं? तो देखिए उपाय अगर देखेंगे तो इसी गद्यांश में मिल जाएँगे। तो जैसे क्या-क्या है यहाँ पे, तो देखिए दोनों उपाय आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो स्कूल वाला दिया गया है, स्कूलों और सामाजिक संस्थाओं को इस दिशा में पहल करनी चाहिए। पाठ्य यहाँ से जोड़िएगा, पाठ्यक्रम, स्कूल के पाठ्यक्रम में डिजिटल नागरिकता और ऑनलाइन सुरक्षा जैसे विषयों को शामिल करना आवश्यक है, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट होएगा, हमें अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों को भी डिजिटल दुनिया के खतरों से आगाह करना चाहिए और सुरक्षित तरीके से तकनीक का उपयोग करना सिखाना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट आप लिख देंगे तो इसी में देखिए मिल गया। लेखक ने इंटरनेट का एक शक्तिशाली उपकरण क्या है, वो स्पष्ट कीजिए। इसमें कहा गया लेखक ने इंटरनेट को, यहाँ पे थोड़ा-सा मात्राएँ कट गई हैं जब लाइन खिंच गई है तो, एक शक्तिशाली उपकरण क्यों कहा है? ठीक है, स्पष्ट कीजिए। तो शक्तिशाली उपकरण इसको क्यों कहा है इंटरनेट को, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो मिल जाएगा। देखिए शक्तिशाली उपकरण क्यों यही इसीलिए है क्योंकि जितनी भी सूचनाएँ हैं, वो हमारी एक क्लिक पे, उँगलियों पर ही हमको मिल जाती हैं। तो इसीलिए ये जो है एक बहुत बड़ा
शक्तिशाली उपकरण कहलाता है और बहुत सारी ऐसी सेवाएँ हैं जो हम लोग एक उँगली मतलब इन उँगलियों से ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है, घर बैठे किया जा सकता है और बहुत अनेकों चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कविता दी हुई है, इससे रिलेटेड अब क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। तो कह दिया गया है, कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते, इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही के डाल से खुशबूदार हाथ, ठीक है, जूही के डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यही इस गली में बनती है, यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। इन्हीं गंदे मोहल्ले के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब खास और रात रानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच, दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ। तो देखिए, एक बहुत अच्छा आपको मार्मिक सा उदाहरण दिया गया है कविता का, बहुत अच्छी कविता दी गई है। तो चलिए इससे रिलेटेड अब क्वेश्चंस देखते हैं। कथन में दिया गया यह कविता सामाजिक विषमता और विरोधाभास को दर्शाती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें खुशबू का सृजन करने वाले लोग स्वयं गंदगी और अभाव में रहने को विवश हैं। बात बिल्कुल सही है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही और व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पर ग हो जाएगा, कथन सही, कारण सही, व्याख्या भी कर रहा है। काव्यांश के अनुसार मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां कहाँ बनती हैं? तो मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां जो है वो कहाँ बनती हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया। तो बड़े और स्वच्छ कारखानों में बिल्कुल नहीं, पीपल और जूही पेड़ों के नीचे, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है, काव्यांश में विभिन्न प्रकार के हाथों का वर्णन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें आपने देखा होगा अलग-अलग तरीके के हाथों का वर्णन किया गया है कि किसी के कटे हुए हाथ हैं, किसी के फटे हुए हाथ हैं, ठीक है? ऐसे मतलब किसी के मैले हुए हाथ हैं, तो इस तरीके से बताया गया है आपको। तो ये मेनली क्या कहना चाह रहा है, क्यों ऐसा किया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। यह दर्शाना कि अगरबत्ती बनाने वाले सभी वर्ग के लोग हैं। ठीक है, इसकी बात करी गई है, इसमें छोटे और मोटे हाथ, बड़े हाथ की बात करी गई है, तो मतलब दोनों हर वर्ग के लोग हो जाएँगे। कारीगरों की कठिन और शोषित जीवन शैली को उजागर करना नहीं, हाथों की सुंदरता का वर्णन करना। तो यहाँ पे क्या हाथों की सुंदरता का वर्णन भी किया गया है? देखिए, हाथों का सुंदरता का वर्णन नहीं किया गया, लेकिन अगर देखा जाए तो ये सही हो जाएगा इसमें, तो 1 और 2 ही इसमें सही लगाइएगा, बाकी सारे के सारे गलत हैं। चौथा कह रहा है, काव्यांश में किन 2 परस्पर विरोधी दृश्य को एक साथ दर्शाया गया है। इस विरोधाभास के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? देखिए, मेनली आप अगर देखेंगे, खुशबू और बदबू मतलब स्वच्छता और मलिनता दोनों चीज़ें एक साथ में दर्शाई गई है। खुशबू हो गई, सुगंध हो गई, गंदगी हो गई, बदबू हो गई, इन दोनों को परस्पर एक जगह पे दर्शाया गया है। और इस विरोधाभास से कवि ये कहना चाहते हैं कि जो लोग समाज के लिए मतलब सृजन करते हैं इन अगरबत्तियों का, सुगंधित अगरबत्तियों का, वो मेनली रहते ऐसी जगहों पे हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी, बहुत ज़्यादा दुर्गंध पाई जाती है। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। काव्यांश में वर्णित कारीगरों के हाथों की दशा, उभरा, नसवाला, गद, कटफट ऐसे करके जख्म से फटे हुए, उनकी किस सामाजिक आर्थिक स्थिति की ओर संकेत करती है? तो देख सकते हैं आप लोग, ऐसे कारीगरों की बात करी गई है और उनके हाथों की दशा की बात करी गई है कि उनकी नसें निकली हैं, मतलब उनको खाने-पीने को ठीक से नहीं मिलता, ठीक है? कटे-पिटे हाथ हैं, इसका मतलब बड़ा खतरनाक काम है, काम भी आसान नहीं है, ठीक है? और उससे क्या होता है कि हाथ-वाथ फट जाते हैं, मतलब उनके पास कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है। जख्म से फटे हुए, तो जख्म हो गया है, तो हाथ फटे हुए हैं, तो ये सब चीज़ें मेनली बताना चाह रहा है कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो मज़दूर वर्ग, जो कारीगर वर्ग जो काम कर रहा है अगरबत्तियों बनाने का, उनके हाथ जो हैं वो फट गए हैं काम करते-करते और उनके पास कोई सेफ्टी प्रिकॉशन ऐसी चीज़ें नहीं है। आप इसको ऐसे यहाँ पर एक्सटेंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, व्याकरण से रिलेटेड है। निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर लिखिए। वह बाज़ार गया और फल खरीद कर लाया। सरल वाक्य में बदलना है, तो वह बाज़ार जाकर फल खरीद कर लाया। आप सीधे-सीधे बता देंगे, वह बाज़ार जाकर फल खरीद कर लाया। ठीक?
अगले में कहा गया जब बारिश हुई तब मोर नाचने लगे, ठीक है, ये मोर है। जब बारिश हुई तब मोर नाचने लगे, तो यहाँ पे हो जाएगा संयुक्त में कन्वर्ट करना है, मतलब और आना ज़रूरी है इसमें संयुक्त में। तो बारिश हुई और मोर नाचने लगे, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। जो छात्र परिश्रम, ये परिश्रम है, करते हैं, ठीक है, वह अवश्य सफल होते हैं, ठीक है? तो जो छात्र परिश्रम करते हैं, वह छात्र अवश्य सफल होते हैं। तो उपवाक्य का भेद बताइए, तो ये विशेषण उपवाक्य है, ठीक है? कैसा उपवाक्य है ये? विशेषण उपवाक्य है। आगे बढ़ते हैं, हालदार साहब का उधर से गुजरते समय मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया, मिश्र वाक्य में बदलिए। तो हालदार साहब को होगा यहाँ पे, उधर से गुजरते समय मूर्ति, ठीक है, में कुछ अंतर दिखाई दिया, तो ये दिखाई दिया, ठीक है, इसको मिश्र वाक्य में बदलना है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मिश्र वाक्य में जब और तब वाली चीजें जुड़ती हैं, तो इससे मेनली हो जाएगा जब। ये बात याद रखिएगा, मिश्र वाक्य जो संयुक्त वाक्य में और आना जरूरी होता है, और मिश्र वाक्य में जब आता है तब आता है। तो मेनली इसमें क्या है कि जब हालदार साहब उधर से गुजरे तब उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। तो जब भी आ गया तब भी आ गया, जब और तब आना जरूरी है। निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य पहचानिए, इसमें आपको बताना है सरल वाक्य जो होगा वो कौन सा होगा। तो पहला दिया गया है सूर्योदय हुआ और नहीं है, तो संयुक्त हो जाएगा। परिश्रमी व्यक्ति को सभी पसंद करते हैं, ये सरल है, ठीक है, तो इसमें ख वाला सरल है। यदि तुम बुलाते तो मैं अवश्य आता, तो ये देखिए यदि वाली चीज आ गई, तो ये संयुक्त नहीं होगा, ये जब तब वाला है। और जैसे जब तब होता है वैसे यदि और तो है, तो इसका मतलब ये मिश्र वाक्य है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें वाच्य पर आधारित 5 प्रश्न है, उत्तर लिखिए, मतलब इसको वाच्य में बदलना है, अलग-अलग वाच्य में बदलना है। तो बाल गोविंद भगत की, तो बाल गोविंद भगत प्रभातियां गाता था, ये थोड़ा सा गलत हो गया, प्रभातियां गाता था। तो यहाँ पर कर्म वाच्य में बदलना है, तो बाल गोविंद भगत के द्वारा प्रभातियां गाई जाती थी, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। नाना द्वारा कहानी सुनाई गई, इसको किसमें बदलना है? कर्तृवाच्य में बदलना है, तो नाना ने कहानियां सुनाई। महाराज से अब उठा नहीं जाता, तो देखिए मरीज से, महाराज नहीं मरीज है, ई चला गया, अब उठा नहीं जाता, ठीक है, तो मरीज से अब उठा नहीं जाता, इसमें क्या हो जाएगा? मरीज अब उठ नहीं सकता, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इसमें क्या हो जाएगा? तो पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है, भाववाची में हो जाएगा। सरकार द्वारा योजनाएं बनाई गई हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये पूछा गया है वाक्य में वाच्य का भेद बताइए, तो एक कर्मवाच्य है। कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। पद परिचय पर आधारित 5 प्रश्न, हाँ ठीक है, पद परिचय आपको बताना है कौन सा होगा इसमें, ठीक है, तो पूरा पूरा पद परिचय आपको बताना पड़ेगा। तो पहला हम दिया गया है, तो हम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, उसमें उत्तम पुरुष है, बहुवचन है, ठीक है, पुल्लिंग होता है, कर्ता कारक है, तो इस तरीके से आप इसको यहाँ लिख सकते हैं। अगर एक ही चीज लिखनी है तो आप सीधे सीधे लिखिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम होता है हम, ठीक है। सुंदर की बात करी जाए तो सुंदर क्या है? तो एक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। वह क्या होता है? तो ये अव्यय है, विस्मयादिबोधक अव्यय है, ठीक है। इसके बाद अगर धार धार की बात करिए, धार धार क्या है? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है ये, ठीक है। इसके बाद बात करा गया है शीला अग्रवाल, ठीक है, शीला अग्रवाल क्या है? तो ये संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अलंकार पर आधारित 5 प्रश्न, अब अलंकार बताना है यहाँ पे। अब देखिए, तो जिसके अरुण कपला के मतवाला सुंदर छाया में, थोड़ा सा यहाँ पे उषा लता था निस्सुहाग मधुमाया में, तो ये मेनली पूछा गया है अनुरागनी उषा लता था जिसकी, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग की दिक्कत हो गई है, लेकिन अलंकार यहाँ पर जो होगा वो हम आपको बता देते हैं कौन सा अलंकार होगा, अगर आप इसको समझ पा रहे होंगे। तो ये अतिशयोक्ति है, जो अतिशयोक्ति मतलब थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद मातु पिता पिताहु, मातु पिता साच बस करास महा, देखिए यहाँ पे नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि थोड़े से टफ वर्ड्स हैं, एक गलती हो गई जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, इसमें अलंकार बताना है कि चौथे वाले में अलंकार जो होगा वो उपमा अलंकार होगा, ठीक है।
यहाँ पे कुछ खास गलती नहीं थी, ये कोट ही था और कुलिस है सम बचनु तुम्हारा, तो इसमें उपमा अलंकार है। चलिए बाकी थोड़े से टफ हैं, मतलब उसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है जिसकी वजह से हम इसको नहीं कर पाएंगे। अब देखिए पद्यांश फिर से आते हैं और पद्यांश में फिर से देखिए एमसीक्यू पूछे गए हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। पर यह सब तो मैंने केवल सुना, देखा तो इन गुणों के अवशेषों को ढोते पिता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला अकेला शब्दकोश था। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण अ, और अधिक विस्फोटित विस्फोटित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वह कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक विवशताओं का भागीदार बनाएं। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती थरथराती रहती थी। तो देखिए एक बच्चे के बारे में बात करी गई, एक बच्चा इस कहानी को लिख रहा है, उसमें अपने पिता का वर्णन किया है और अपनी माता के बारे में बताया कि किस तरीके से वो अपने पिता से डरा करती थी, ऐसे करके आप इसको समझ सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा गया, लेखिका अब बताना है इसमें कौन-कौन से सही हैं। लेखिका ने अपने पिता के गुणों के केवल भाग्यावशेष देखे, तो ये बात सही है। आर्थिक स्थिति बिगड़ने पर भी पिता ने बच्चों को अपनी व्यवस्था में भागीदार नहीं बनाया, भी बात बिल्कुल सही है। अजमेर आकर पिता ने शब्दकोश का काम अकेले शुरू किया, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। पिता का क्रोध और नवाबी आदतें केवल आर्थिक झटके के कारण उत्पन्न नहीं, आर्थिक झटके के कारण ही उत्पन्न हुई थी केवल। तो यहाँ पर ग सही है, ए बी सी पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे असर्शन रीजन है, कथन में कहा गया आर्थिक स्थिति सिकुड़ने पर भी पिता का अहम और अधिक विस्फोटित हो गया, बिल्कुल सही बात है। वे नवाबी आदतें और अधूरी महत्वाकांक्षाओं ढो रहे थे, जिसके कारण वे अपनी आर्थिक विवशताओं को छिपाना चाहते थे। ये बात भी अगर आप देखेंगे बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर कारण भी सही है, कथन भी सही है और व्याख्या भी जो है वो कर रहा है, सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक, तो इसमें घ वाला आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरा, भाग्यावशेष शब्द का क्या अर्थ है? तो भाग्यावशेष जो है उस शब्द का अर्थ क्या होता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया। तो इसमें गुणों का विकास नहीं, किसी टूटी-फूटी वस्तु के शेष भाग या खंडहर, इसी को बोला जाएगा भागावशेष। ठीक है, तो ये बिल्कुल ख वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, भागावशेष है ये। आगे बढ़ते हैं, पिता की अहम उन्हें किस बात की अनुमति नहीं देता था? ठीक है, तो पिता का जो अहम था, वो किस बात की अनुमति उन्हें नहीं देता था, ये बताना है। तो इंदौर वापस जाने की नहीं, शब्दकोश पर काम करने की नहीं, अपने बच्चों को अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं को भागीदार बनाने की, ये बिल्कुल ठीक है। अजमेर आने के बाद लेखिका के पिता ने कौन-सा अधूरा काम आगे बढ़ाया? तो कौन-सा अधूरा काम आगे बढ़ाया तो पता ही होगा, अपने व्यवहार का नहीं, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार का, तो ख इसमें बिल्कुल ठीक है। अब देखिए बाल गोविंद भगत और चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो बाल गोविंद, अब ये देखिए लिटरेचर है, ये आपने पढ़ी होगी लिटरेचर। क्वेश्चन पढ़ देते हैं आपके लिए। लिटरेचर देखिए यही क्वेश्चन पे आप स्टिक ना रहिएगा। लिटरेचर में आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, तो वो आपको आना चाहिए। जैसे इसमें पूछा गया, बाल गोविंद भगत अपनी पतोहू को उत्सव मनाने के लिए क्या कहते हैं? बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताइए। तो पतोहू को उत्सव मनाने के लिए क्यों कह रहे थे? क्योंकि उनका मानना था कि जब कोई मर जाता है तो वो जाके ईश्वर से मिल जाता है, उसकी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। तो एक खुशी का पल है, तो इसलिए हम लोग को खुशी मनानी चाहिए, दुःख में रोना नहीं चाहिए। ठीक है? नेताजी का चश्मा पाठ के कैप्टन का देशभक्त का क्या स्वरूप था? ठीक है? तो यहाँ पर देशभक्त जो हैं, मतलब अ, जो कैप्टन साहब हैं वो देशभक्त हैं, उनका क्या स्वरूप है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये सारी चीज़ें आप अगर पढ़े होंगे, लक्ष्मणादि दास से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये सब अच्छे-अच्छे क्वेश्चन से पढ़ लीजिएगा। संस्कृति पाठ के अनुसार सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है? तो सभ्यता और संस्कृति में जो अंतर होता है वो भी आप देख लेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो फिर से देखिए काव्यांश है और उधो तुम तो बड़ी अति भागी, अपरस रहत सनेह। अब यहाँ पे हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं करना है। ठीक है, अभी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गोपियों ने उद्धव को बड़भागा कहकर
क्यों व्यंग किया है? तो गोपियों ने उद्धव को बड़भागा क्यों कहा है, ये मेनली आपको यहाँ पर बताना है कि वे बहुत भाग्यशाली हैं, नहीं, कि वे श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते रहकर बड़े अभागे हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है? इसके बाद पुरैन, पाती और तल का गागर का उदाहरण क्या क्यों दिया गया है? तो ये क्यों 2 उदाहरण दिए गए हैं, ये बताना है आपको। उद्धव की सुंदरता बताने के लिए नहीं, उद्धव के ज्ञान को दर्शन के लिए भी नहीं, यह बताने के लिए कि उद्धव पर कृष्ण के प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है? तेल में जैसे गागर होता है, तो इसी तरीके से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसी तरीके से उद्धव और श्री कृष्ण का है। गुड़ चाटी ज्यों पागी, देखिए यहाँ लिखा हुआ यही वाला टर्म ये यहाँ पे है। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें? तो का वाला सही हो जाएगा। गोपियों ने स्वयं की तुलना किससे की है? तो गोपियों ने स्वयं की तुलना किससे करी है, बताना है आपको। तो कमल के पत्ते से नहीं करी, तेल की मटकी से भी नहीं करी, नदिश भी नहीं करी है, गुड़ से लिपटी चींटियों से करी है, तो घ वाला बिल्कुल ठीक है। इस पद में गोपियों को कौन-कौन सा भाव प्रकट होता है? तो गोपियों का कौन-कौन सा भाव प्रकट होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो प्रेम में एकनिष्ठता प्रकट होती है, तो ग वाला बिल्कुल ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी बड़े क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये लिटरेचर के हैं, लिटरेचर हम यहाँ पर आपको नहीं बताएँगे, क्योंकि लिटरेचर में आपको सब पूरा चैप्टर जो है पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे लिटरेचर के ही क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप चाहे तो देख लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर रचनात्मक लेखन है, तो आपको यहाँ पर अनुच्छेद लिखना है, इसमें से 120 शब्द लिखना है, में से 1 अनुच्छेद, मतलब इन 3 अनुच्छेद दिए गए हैं, 3 में से कोई 1 अनुच्छेद लिखना होगा, और देखिए सब टॉपिक्स भी दे दिए गए। तो डिजिटल इंडिया का सपना, पहले तो बताना है क्या है डिजिटल इंडिया, फिर बताना है इंडिया के उद्देश्य और इसके लाभ क्या हैं, इसके बाद बताना है डिजिटल इंडिया की राह में चुनौतियाँ क्या हैं और उनका समाधान क्या है। तो ये डिजिटल इंडिया पे हो जाएगा। इसके बाद फास्ट फूड का दिया गया है कि युवाओं में क्यों बढ़ रहा है चलन, आकर्षण क्यों, मतलब क्यों बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है वो, ठीक है? पहले तो बताना है कि बढ़ता चलन जो आ रहा है वो क्या है, ठीक है? उसके बाद स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव क्या हो रहा है। तो आपको पता होगा फास्ट फूड खाने से बहुत अनेकों बीमारियाँ हो रही हैं, जैसे मोटापा बढ़ रहा है, ठीक है? हृदय रक्तचाप बढ़ रहा है, तो मतलब रक्तचाप बढ़ रहा है, हृदय की परेशानियाँ हो रही हैं। आपने देखा होगा छोटे-छोटे बच्चों को भी आजकल हार्ट अटैक आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें केवल इसी वजह से हो रही है क्योंकि फास्ट फूड का सेवन कर रहे हैं और व्यायाम नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। खेलों का जीवन में महत्व, मतलब खेल क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं जीवन में, बिल्कुल ठीक है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, आपको पता होगा, तो इसको जोड़ सकते हैं इससे। शारीरिक और मानसिक लाभ क्या होते हैं खेलों से, इसको भी जोड़ सकते, खेल भावना अनुशासन भी आती है, इसको भी आप बता सकते हैं। इसके बाद पत्र लिखने को आएगा। पत्र में आपके पास 2 पत्र होंगे, कोई भी 2 पत्र होंगे। आप पत्र में केवल एक काम ये करिएगा कि पत्र में जो फॉर्मेटिंग है उसको देख लीजिएगा। फॉर्मेटिंग देखने के साथ-साथ जैसा भी पत्र होगा आप आसानी से पत्र को लिख सकते हैं। इसके बाद क्या दिया गया है, 80 शब्द लिखने हैं किसी भी एक, यहाँ पर जो भी है, बायोडाटा आपको बनाना है जैसे पहले वाले में। दूसरे वाले में कहा गया है ईमेल का प्रारूप तैयार करिए, तो ईमेल लिखना है दूसरे में, ठीक है? अगले में देखिए क्या कहा गया है, 40 शब्दों के लेखन कीजिए, यहाँ पे 40 शब्दों में इसको लिखना है। बड़े भाई को पदोन्नति मिली और बधाई है, तो 40 शब्दों में एक संदेश लिखिए, तो मैसेज, मतलब मैसेज लिखना है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे विज्ञापन लिखना है, तो विज्ञापन, मैसेज, पत्र, ये सब चीज़ें आप थोड़ा-सा पढ़ के जाइएगा कि इसकी फॉर्मेटिंग क्या होती है। केवल एक आध एग्ज़ाम्पल देख लीजिएगा, बाकी वहाँ जैसा भी पूछा जाएगा, आपको पता रहेगा तो आप आसानी से, फॉर्मेटिंग केवल पता होगी तो आप आसानी से उसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हिंदी के पेपर में बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है, बहुत नई-नई चीज़ें नहीं पढ़नी है। केवल थोड़ा-सा अगर आप मेहनत करेंगे तो हिंदी का पेपर अच्छे से हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, अब आप अपना रिविज़न करिए और अच्छे से तैयारी करिए। तो गुड लक सभी को। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। जय हिंद।